30 जनवरी 1948 एक गोली चलती है और पूरा देश थम जाता है। जातियों और धर्मों में बटी इस देश को इकट्ठा करने वाला एक बूढ़ा आदमी जमीन पर गिर पड़ता है। महात्मा गांधी की हत्या हो चुकी थी। Delhi, and in the courtroom of the Red Fort begins the trial of Mahatma Gandhi's assassin, Nathuram Vinayak Godse. महात्मा गांधी की हत्या की साजिश में नाथूराम गॉडसे और नारायण आप्टे को फांसी की सजा हुई। जज आत्माचरण ने महात्मा गांधी की हत्या में शामिल विष्णु करकरे, मदनलाल पाहवा, शंकर किस्तैया, दत्तात्रेय परचुरे और नाथूराम गॉडसे के भाई गोपाल गोडसे को उम्र कैद की सजा सुनाई। Judge Atma Karan presides at a trial which will become part of the history of the Indian Dominion. लेकिन इसी अदालत में एक और आदमी आता था जिस पर इल्जाम था कि नाथूराम गॉडसे और नारायण आप्टे तो शूटर हैं। असली मास्टरमाइंड ये आदमी था जो इन सबको पीछे से चला रहा था, जिसने गांधी की हत्या का पूरा प्लान रचा। लेकिन इस आदमी को सबूतों के अभाव में रिहा कर दिया जाता है। उस आदमी का नाम था विनायक दामोदर सावरकर। साल 1906 में सावरकर लंदन पढ़ने जाते हैं, लेकिन उन्होंने वहां भी एक काम को जारी रखा और वो काम था देश की आजादी का। अब सावरकर लंदन से ही भारत के क्रांतिकारियों के लिए पिस्टल स्मगल करने लगे। सावरकर ने एक रशियन केमिकल इंजीनियर से बम बनाने का मैनुअल लिया और इसे ट्रांसलेट करके इंडिया भेज दिया ताकि भारत के लोग बम बनाना सीख सकें और ब्रिटिश सरकार को जड़ से उखाड़ सकें। लेकिन इसके लिए चाहिए थी एकता और इंस्पिरेशन। इसलिए सावरकर ने पहली बार 1857 की क्रांति के ऊपर एक किताब लिखी। इस किताब में सावरकर ने कहा कि हिंदू और मुसलमान दोनों भाई हैं और भारत माता की संतानें हैं। दोनों को मिलकर अंग्रेजों को भगाना चाहिए। लेकिन फिर सब कुछ बदल जाता है। सावरकर अंग्रेजों का साथ देने लगे, ब्रिटिश सरकार को भारत के हित में बताने लगे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रही इंडियन नेशनल कांग्रेस और गांधी के विरोध में भाषण देने लगे। जो सावरकर हिंदू और मुसलमानों से कहते थे कि अंग्रेजों से एक झंडे के नीचे आकर लड़ो, वही सावरकर अब हिंदू मुस्लिम एकता के खिलाफ हो गए। टू नेशन की थ्योरी देने लगे और कहने लगे कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। ये सब शुरू हुआ साल 1911 में हुई काला पानी की सजा के बाद। नमस्कार, मैं श्याम मीरा सिंह। सावरकर महाराष्ट्र से थे और आजकल महाराष्ट्र और साउथ के स्टेट्स में लैंग्वेज इम्पोजिशन को लेकर बड़े इश्यू चल रहे हैं। लेकिन आज के समय में कोई भी लैंग्वेज सीखना मुश्किल काम नहीं रहा। और अगर आप 2025 में भी इंग्लिश सीखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और सिर्फ इसलिए क्योंकि साथ में सीखने के लिए कोई नहीं है, तो ये सिर्फ एक बहाना है। जैसे ये देखिए, इज दिस सेंटेंस मी गोइंग टू ट्रेवलिंग इन बाइक, यू जॉइनिंग मी। आपने कुछ ग्रामर मिस्टेक्स की है। करेक्ट सेंटेंस है विल यू जॉइन मी फॉर अ बाइक राइड। तो देखा आपने कि ये सुपरनोवा ऐप में आप एक एआई टीचर के साथ अपनी हिंदी भाषा में ही इंग्लिश सीख सकते हैं। अगर इंग्लिश जल्दी सीखना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है बात करके प्रैक्टिस करना। और सुपरनोवा एआई इंग्लिश ऐप इसके लिए एकदम परफेक्ट है, क्योंकि हर दिन बस 10-20 मिनट बात करके आप सिर्फ 1 महीने में ही अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं। अब तक 10 लाख से ज्यादा लोग सुपरनोवा एआई के साथ इंग्लिश सीख चुके हैं। तो आज ही अपने एआई इंग्लिश टीचर को मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है, अगर उसे क्लिक करके ये ऐप डाउनलोड करेंगे तो सिर्फ 9 रुपए में आप इंग्लिश सीखना शुरू कर सकते हैं। अब वापस अपनी कहानी पर लौटते हैं। 28 मई 1883 महाराष्ट्र के नासिक में रहने वाले एक चित्पावन ब्राह्मण परिवार में सावरकर का जन्म होता है। सावरकर के 2 भाई थे, एक बाबाराव जो उनसे बड़े थे और दूसरे नारायण जो उनसे छोटे थे। 1900 आते आते 17 साल के सावरकर ने नासिक में मित्र मेला संगठन बनाया, जिसका मकसद था भारत को आज़ादी दिलाना, जिसके लिए जरूरत पड़े तो हथियार भी उठाए जाएंगे। इसी समय साल 1901 में सावरकर की भाऊराव चिपलुंकर की बड़ी बेटी यमुनाबाई से शादी करा दी जाती है। जनवरी 1902 में सावरकर नासिक से पुणे आ जाते हैं और फर्ग्यूसन कॉलेज में पढ़ाई करने लगते हैं। साल 1904 में सावरकर ने मित्र मेला के लगभग 200 सदस्यों की एक बैठक बुलाई और इसका नाम बदल कर रखा अभिनव भारत। दिसंबर 1905 में सावरकर की ग्रेजुएशन पूरी हो जाती है और वे अब कानून की पढ़ाई के लिए बॉम्बे पहुंच जाते हैं। इसी वक्त सावरकर को पता चला कि लंदन में रहने वाले पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा यूरोप में पढ़ने की इच्छा रखने वाले भारतीय छात्रों को स्कॉलरशिप दे रहे हैं। इस स्कॉलरशिप के लिए सावरकर ने भी अप्लाई कर दिया और उन्हें ये स्कॉलरशिप मिल भी जाती है। इस तरह 9 जून 1906 को सावरकर लंदन जाने के लिए बॉम्बे से निकल जाते हैं और लगभग 1 महीने की यात्रा के बाद
लंदन पहुंच जाते हैं। यहाँ सावरकर पंडित श्यामजी वर्मा के द्वारा बनाए गए इंडिया हाउस में रुकते हैं। उस समय ब्रिटेन में 1 मई के दिन को 1857 के भारतीय क्रांतिकारियों पर अंग्रेजों की जीत के रूप में सेलिब्रेट किया जाता था। ब्रिटिश अखबारों में इसकी तारीफ में आर्टिकल्स छपते थे। रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहेब को गुंडे और हत्यारों के रूप में दिखाया जाता था। इसका जवाब देने के लिए सावरकर ने 1857 के विद्रोह की 50वीं सालगिरह मनाने का फैसला लिया। इसलिए 10 मई 1907 के दिन ब्रिटेन में कई भारतीयों ने उपवास रखा, सभाएं की और 1857 के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस कारण अंग्रेजों और इंडियंस के बीच कई जगहों पर झड़पें हो जाती हैं। अब ब्रिटिश प्रेस श्यामजी वर्मा के पीछे पड़ जाती है। श्यामजी वर्मा को लंदन छोड़कर पेरिस जाना पड़ा। अंग्रेजों ने इंडिया में उनके अखबार पर भी बैन लगा दिया। अब सावरकर ने 1857 के विद्रोह पर किताब लिखने का फैसला लिया। उन्होंने कई महीनों तक इंडिया ऑफिस की लाइब्रेरी में अपनी किताब के लिए रिसर्च की। अप्रैल 1908 तक सावरकर मराठी में द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 लिख चुके थे। अभिनव भारत के उनके कुछ साथियों ने इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और 1909 में इसे लंदन से पब्लिश कर दिया जाता है। तब सावरकर केवल 24 साल के थे। सावरकर की ये किताब 1857 की क्रांति पर पहली किताब थी जिसने हिंदू मुस्लिम एकता को सबके सामने रखा कि कैसे हिंदू और मुसलमानों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। अपनी किताब के इंट्रोडक्शन में सावरकर ने लिखा, शिवाजी के वक्त पर मुस्लिमों के प्रति नफरत उचित और आवश्यक थी, लेकिन अभी ऐसी भावना रखना गलती और मूर्खता होगी। पहले कुछ हो चुका है, इसलिए अभी भी वैसा करना मूर्खता है। सावरकर ने लिखा कि हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमानों का संबंध भाई का है, जिनके बीच केवल धर्म का अंतर है। उनके नाम अलग हैं, लेकिन वे एक ही माँ के बेटे हैं। इंडिया उनकी माँ है और वे दोनों खून से भाई हैं। सावरकर ने कहा कि अंग्रेज हिंदुओं और मुसलमानों को आपस में लड़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हिंदू भाइयों उनके जाल में मत फंसना। मुसलमानों अगर तुम कुरान का आदर करते हो और हिंदुओं अगर तुम गाय माता का आदर करते हो तो अपने छोटे मोटे अंतरों को भूल जाओ और इस पवित्र युद्ध में एक हो जाओ। सावरकर के विचारों से खतरा पैदा होते देख ब्रिटिश सरकार ने तुरंत ही इस किताब पर बैन लगा दिया, लेकिन सावरकर अंदर खाने अपना काम करते रहे। सावरकर ने पिस्टल्स को किताबों में छिपाकर इंडिया स्मगल करना शुरू कर दिया। यहीं सावरकर ने एक रशियन केमिकल इंजीनियर से बम बनाने का मैनुअल लिया और इसे ट्रांसलेट करके इंडिया भेज दिया ताकि भारत में लड़ रहे क्रांतिकारी बम बनाना सीख सकें। इस बीच महाराष्ट्र में अंग्रेजों ने सावरकर के संगठन अभिनव भारत की बम बनाने की फैक्ट्रीज और सीक्रेट स्टोर्स को पकड़ लिया। इसके लिए सावरकर के बड़े भाई बाबा राव सावरकर को अरेस्ट कर लिया जाता है। इस केस में जून 1909 में बाबा राव सावरकर को आजीवन काला पानी की सजा सुना दी जाती है। इधर 1 महीने के भीतर ही मदनलाल ढींगरा ने लंदन में कर्नल सर विलियम कर्जन वाइली की गोली मारकर हत्या कर दी। मदनलाल ढींगरा सावरकर के फॉलोअर थे, इसलिए लंदन पुलिस को शक था कि कर्जन वाइली की हत्या में सावरकर भी शामिल हैं, लेकिन सावरकर के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिले। हालांकि बाद में सावरकर ने अपने बायोग्राफर धनंजय कीर के साथ बातचीत में इस हत्या की पूरी जिम्मेदारी ली। धनंजय कीर के अनुसार सावरकर के कहने पर ही मदनलाल ढींगरा ने कर्जन वाइली की हत्या की थी। कर्जन वाइली के मामले में सावरकर बच गए, लेकिन 6 महीने बाद ही दिसंबर 1909 में अनंत कन्हेरे ने नासिक के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट AMT जैक्सन की गोली मारकर हत्या कर दी। यह हत्या बाबा राव सावरकर को दी गई काला पानी की सजा का बदला लेने के लिए की गई थी। जल्द ही आरोपी अनंत कन्हेरे को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब जैक्सन की हत्या की जांच हुई तो पता चला कि जिस पिस्टल का इस्तेमाल जैक्सन की हत्या के लिए किया गया है वो उन 20 पिस्टल्स में थी जिन्हें इंग्लैंड में रह रहे सावरकर ने इंडिया में स्मगल किया था। इसके अलावा बाकी आरोपियों के पास भी सावरकर के लिखे पत्र मिले। इस तरह मार्च 1910 में सावरकर को लंदन में ही अरेस्ट कर लिया जाता है। सावरकर को इंडिया वापस भेजने के लिए SS मोरिया नाम के जहाज में बिठा दिया जाता है। जब ये जहाज फ्रांस में कोयला भरवाने के लिए समुद्र किनारे रुका तो सावरकर इस जहाज की एक पोर्ट होल खिड़की से कूद जाते हैं, लेकिन सावरकर भागने में सफल नहीं होते। भारत लाने के बाद सावरकर पर AMT जैक्सन की हत्या की साजिश में शामिल होने का मुकदमा चलाया जाता है। 24 दिसंबर 1910 के दिन सावरकर को आजीवन काला पानी की सजा सुना दी जाती है। जनवरी 1911 में ब्रिटेन के राजा के खिलाफ साजिश रचने के दूसरे आरोप में भी सावरकर को 50 साल काला पानी की सजा सुना दी जाती है।
सावरकर ने दोनों सजाएं साथ में चलाने की मांग की, जैसा कि अक्सर होता भी है, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने सावरकर की ये मांगें ठुकरा दी। इस तरह 4 जुलाई 1911 के दिन सावरकर को अंडमान की सेलुलर जेल भेज दिया जाता है। अंडमान जेल के कठिन माहौल ने सावरकर को अंदर से तोड़ दिया, इसलिए मात्र 2 महीने बाद ही सावरकर ने अंग्रेजों को मर्सी पेटिशन भेज दी कि उन्हें माफ कर दिया जाए। नवंबर 1913 में सावरकर ने एक बार फिर अंग्रेजों को माफी पत्र लिखा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इस तरह साल 1911 से लेकर साल 1920 के बीच सावरकर ने अंग्रेजों को कुल 11 बार माफी पत्र लिखे। इसके अलावा सावरकर की पत्नी, छोटे भाई नारायण और बड़े भाई गणेश की पत्नी ने भी सावरकर के लिए माफी पत्र लिखे। अपने इन माफी पत्रों में सावरकर ने अंग्रेजों से कहा कि सरकार जैसा चाहे मैं वैसा सरकार की सेवा करने के लिए तैयार हूँ। सावरकर ने लिखा कि अगर सरकार दया दिखाकर उन्हें छोड़ना चाहती है तो वे अंग्रेज सरकार के प्रति वफादार बनकर रहेंगे। अपने माफी पत्रों में सावरकर ने लिखा कि भारत के हर बुद्धिमान प्रेमी को भारत के भले के लिए पूरे दिल और वफादारी के साथ अंग्रेजों का साथ देना चाहिए। सावरकर ने कहा कि अगर उन्हें छोड़ा गया तो ये उनके लिए एक नया जन्म होगा और वे भविष्य में अंग्रेजों के लिए पॉलिटिकली उपयोगी साबित होंगे। यहाँ सावरकर समर्थकों का कहना है कि सावरकर द्वारा अंग्रेजों को माफी पत्र लिखना एक स्ट्रेटेजी थी ताकि वे अंडमान जेल से बाहर निकल आएं और दोबारा से देश की सेवा कर सकें। लेकिन सावरकर विरोधी मानते हैं कि असल में सावरकर ने जेल से बाहर आने के बाद वही किया जिसका वायदा उन्होंने अंग्रेजों से किया था, यानी अंग्रेजों की मदद। मई 1921 में अंग्रेजों ने सावरकर को अंडमान जेल से रत्नागिरी जेल शिफ्ट कर दिया और फिर पुणे की यरवदा जेल भेज दिया। जेल में रहते हुए साल 1923 में सावरकर ने एक नए शब्द हिंदुत्व का जन्म दिया। सावरकर ने हिंदुत्व हु इज ए हिंदू नाम से एक किताब लिखी जिसने हिंदुत्व की राजनीतिक विचारधारा को जन्म दिया, यानी हिंदू राष्ट्र की नई विचारधारा का जन्म हुआ। इस किताब में ही सावरकर ने पहली बार 2 नेशन की थ्योरी दी, यानी ये कि हिंदू और मुसलमान 2 अलग अलग देश हैं और दोनों साथ नहीं रह सकते। इसके साथ ही सावरकर ने टेरिटोरियल नेशनलिज्म को भी पूरी तरह से खारिज कर दिया। टेरिटोरियल नेशनलिज्म का मतलब है जो भी हिंदुस्तान की जमीन पर पैदा हुआ है वो जन्म से भारतीय है और देशभक्त है, चाहे वे किसी भी धर्म या जाति से हों। लेकिन हिंदुत्व के अपने कॉन्सेप्ट में सावरकर ने कहा कि हिंदूज अपने आप में एक देश है और एक हिंदू वो है जिसकी पितृभूमि और पुण्य भूमि दोनों हिंदुस्तान हो, यानी न केवल उसके पूर्वज इस धरती के हों बल्कि उनके सबसे पवित्र धार्मिक स्थल भी हिंदुस्तान की धरती पर होने चाहिए। सावरकर ने कहा कि मुस्लिम और ईसाई दोनों देशभक्त नहीं हो सकते क्योंकि उनके लिए हिंदुस्तान पितृभूमि तो है लेकिन पुण्य भूमि नहीं है, यानी उनके पिता और दादा का जन्म तो यहाँ हुआ है लेकिन उनके धार्मिक पवित्र स्थल दूर अरब या पैलेस्टाइन में है। उनकी माइथोलॉजी, धर्मगुरु, विचार और नायक हिंदुस्तान की धरती से नहीं जन्मे, वे विदेशी हैं। सावरकर की इस थ्योरी ने मुस्लिम और ईसाई जैसे अल्पसंख्यकों को भारतीय मानने से इनकार कर दिया और उनकी देशभक्ति पर ही सवाल खड़े कर दिए। जबकि यही सावरकर जेल जाने से पहले लिखी 1857 की क्रांति वाली अपनी किताब में उन मुस्लिम नायकों के बारे में बता रहे थे जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे। सावरकर की हिंदुत्व थ्योरी उस इंडियन यूनिटी की थ्योरी पर सीधा अटैक थी जिसके समर्थक हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, ईसाई एकता की बात करते थे और सबको भारतीय मानते थे। जनवरी 1924 के दिन अंग्रेजों ने सावरकर को बिना सजा पूरे किए ही कुछ शर्तों के साथ रिहा कर दिया। इनमें 2 बड़ी शर्तें थीं। पहली, सावरकर रत्नागिरी जिले में ही रहेंगे और सरकार की अनुमति के बिना जिले से बाहर नहीं जाएंगे। दूसरी, वे 5 साल तक किसी भी तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेंगे। सावरकर के रिहा होने के बाद आरएसएस के फाउंडर डॉक्टर हेडगेवार सावरकर से मिलने के लिए रत्नागिरी आते हैं। इन्हीं दिनों हेडगेवार हिंदुओं का नया संगठन आरएसएस बनाने पर विचार कर रहे थे। कहा जाता है कि हेडगेवार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस बनाने के लिए सावरकर का समर्थन मांगने आए थे, जो उन्हें मिला भी। कुछ महीने बाद यानी सितंबर 1925 में दशहरे के दिन हेडगेवार ने आरएसएस की स्थापना की। अब तक सावरकर की पहचान और काम एक क्रांतिकारी के रूप में थे, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद सावरकर का एक दूसरा जन्म होता है। सावरकर ने मैगजीन्स में लिखना शुरू कर दिया जिनमें सावरकर ने ऐसी प्रथाओं और बिलीफ्स को त्यागने को कहा जो पुराने समय के थे। सावरकर छुआछूत और जाति व्यवस्था के खिलाफ भी अपने विचार लिखने लगे। सावरकर ने कहा कि वो कैसा भगवान है जो एक अछूत के दर्शन से या उसके छूने से अपवित्र हो जाता है। क्या वो मोम या गोबर का बना हुआ है?
सावरकर ने अपना एक रेस्टोरेंट भी खोला जिसमें सभी जातियों के लोग एक साथ बैठकर खाना पीना खा सकें। वहीं गाय पर सावरकर का कहना था कि गाय एक उपयोगी जानवर है, लेकिन हमारी माँ नहीं और हमें इसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। सावरकर गौरक्षा के कॉन्सेप्ट पर कहते हैं कि ये पागलपन है, वाहियातपन है और शुद्ध मूर्खता है और ऐसी चीजों पर लोगों को भरोसा दिलाना उन्हें गधे बनाना जैसा है। सावरकर का कहना था कि गाय की पूजा के कारण राष्ट्र की बुद्धि हत्या का पाप हो रहा है। गौमूत्र पीने पर सावरकर का कहना था कि इंसानों के मूत्र में भी मेडिसिनल क्वालिटीज होती हैं, तो क्या हमें इसे भी पीना चाहिए? ये मूर्खता है। सावरकर कहते थे कि गाय के मूत्र और गोबर को पवित्र मानना पागलपन की हद है और अगर सनातनी लोग चाहते हैं कि हमारी परंपराओं का मजाक नहीं बने, उन्हें इस मूर्खता को त्यागना होगा। गौमांस पर सावरकर का कहना था कि हमारे देश की गाय और बैल हमारे लिए उपयोगी होते हैं, इसलिए उन्हें खाना नहीं चाहिए। लेकिन इंग्लैंड या अमेरिका में गौमांस खाने में कोई बुराई नहीं है। सावरकर का बाकी हिंदू रीति रिवाजों और प्रथाओं पर भी ऐसा ही कुछ सोचना था। सावरकर के अनुसार ये सोचना गलत है कि आसपास पड़े किसी पत्थर पर तेल या सिंदूर चढ़ाकर या कोई किताब पढ़कर मंगल और शनि शांत हो जाएंगे। आप उनकी पूजा करें या उन्हें गाली दें, वे अपने रास्ते पर सूरज की परिक्रमा लगाते रहेंगे। शनि और मंगल शांत करने की बातें पागलपन और ठग विद्या हैं। सावरकर का कहना था कि मंत्र पढ़ने, उपवास करने या दान देने से भगवान का आशीर्वाद नहीं मिलता है। सावरकर ब्राह्मणों को बहुत ज्यादा दान देने के भी खिलाफ थे। उनका कहना था कि अगर किसी भी किताब में ब्राह्मणों को बड़ा दान देने के बारे में लिखा है तो ये फर्जी है जिसे किसी ब्राह्मण ने ब्राह्मणों के लिए लिखा है। सावरकर ने लोगों से हर चीज को साइंस और एविडेंस के आधार पर टेस्ट करने के बाद ही इसे मानने और तर्क की देवी की पूजा करने को कहा। कुल मिलाकर सावरकर हिंदू एकता पर जोर दे रहे थे और भारतीयता के कॉन्सेप्ट पर चोट कर रहे थे। इसी दौरान साल 1929 में रत्नागिरी में ही सावरकर की पहली बार नाथूराम गोडसे से मुलाकात होती है। 19 साल के गोडसे अंडमान से काला पानी की सजा काटकर लौटे सावरकर से मिलकर मंत्रमुग्ध हो गए। धीरेन्द्र झा अपनी किताब गांधीज असैसिन में लिखते हैं कि इस समय गोडसे के राजनीतिक विचार साफ नहीं थे और वे अंग्रेजी शासन के खिलाफ कांग्रेस के विरुद्ध प्रदर्शनों में भी हिस्सा लेते थे। लेकिन सावरकर से मुलाकात होने के बाद, उनके विचारों को पढ़ने के बाद धीरे धीरे गोडसे में परिवर्तन आने लगे। 1930 आते आते गोडसे सावरकर के हिंदुत्व के कट्टर फॉलोअर बन जाते हैं। अब गोडसे हर जगह सावरकर के साथ जाने लगे। इधर अंग्रेज सावरकर पर 5 साल तक राजनीति में भाग न लेने की शर्त को 2-2 साल करके आगे बढ़ाते रहे, जो 1937 तक रहती है। 1937 में सावरकर से ये पाबंदी हटने के पीछे का कारण था 1935 में आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इस एक्ट ने स्टेट्स को थोड़ी ऑटोनॉमी दे दी। चुनाव से पहले बॉम्बे स्टेट में एक अंतरिम सरकार बनाई गई थी जिसमें हिंदू महासभा के जमनादास मेहता भी शामिल थे। बॉम्बे की इस नई सरकार ने ही 10 मई 1937 के दिन सावरकर से ये शर्त हटा ली। यहाँ से सावरकर राजनीति में आने के लिए आजाद हो जाते हैं। अब नाथूराम गोडसे भी सावरकर के साथ हर जगह उनके साथ जाने लगे। अप्रैल 1937 में जब राज्यों के चुनाव हुए तो कांग्रेस ने 7 राज्यों में जीतकर सरकार बनाई। वहीं हिंदू महासभा 1585 सीट पर लड़ने के बाद भी केवल 3 सीटें जीत सकी। साल 1937 में ही सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष बन जाते हैं और 1942 तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे। हिंदू महासभा का गठन साल 1915 में पंडित मदन मोहन मालवीय और अन्य हिंदूवादी नेताओं ने किया था। 30 दिसंबर 1937 को हिंदू महासभा को दिए गए अपने प्रेसिडेंशियल एड्रेस में सावरकर ने एक बार फिर से 2 नेशन थ्योरी को आगे रखा। उन्होंने कहा कि इंडिया में 2 देश हैं, एक हिंदू और दूसरे मुसलमान। 1 साल बाद 1938 में सावरकर ने कहा कि इंडिया में हिंदू देश हैं और मुसलमान एक कम्युनिटी हैं। इधर मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने भी सावरकर के लगभग 2 साल बाद यानी 1939 में 2 नेशन थ्योरी दे दी। जिस तरह सावरकर हिंदुत्व के नाम पर राजनीति कर रहे थे, वैसे ही इधर जिन्ना भी मुस्लिमों को भड़का रहे थे। 1939 तक इधर यूरोप में नाजी जर्मनी और फासिस्ट इटली का उदय हो चुका था। सावरकर ने जर्मनी के नाजीवाद और इटली के फांसीवाद का समर्थन किया। इन दिनों जितनी हिटलर द्वारा यहूदियों पर किए जाने वाले अत्याचार की खबरें सामने आती, सावरकर जर्मनी की उतनी ही तारीफ करते। इस वक्त तक जर्मनी में यहूदियों के लिए कंसंट्रेशन कैंप्स बनाने, उन्हें सरकारी नौकरियों से निकालने, उनका बहिष्कार करने और उन्हें गलियों में पीटे जाने की खबरें आने लगी थीं। फिर भी सावरकर जर्मनी के हिटलर का समर्थन कर रहे थे। 30 जुलाई 1939 को सावरकर ने पूना में एक कार्यक्रम में हिटलर की तारीफ करते हुए कहा कि हिटलर ने जर्मनी में जो किया
आरएसएस चीफ हेडगेवार वो ही इंडिया में कर रहे हैं। सावरकर का कहना था कि इंग्लैंड की ताकत कम होती जा रही है और इंडिया को जर्मनी और जापान जैसे देशों के साथ दोस्ती करनी चाहिए ताकि अंग्रेजों को भारत से भगाया जा सके। इसलिए सावरकर ने जर्मनी के कुछ एजेंट्स के साथ संपर्क भी किया। दरअसल सावरकर जर्मनी के हिटलर और इटली के मुसोलिनी के लिए ऐसे ही तारीफ नहीं कर रहे थे, बल्कि ये दोनों जो कर रहे थे सावरकर वही इंडिया में चाहते थे। इस बीच 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है। भारत की ब्रिटिश सरकार इंडियन आर्मी को इस युद्ध में यूज करना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस की राज्य सरकारें इसके विरोध में थीं। कांग्रेस ने कहा कि युद्ध में शामिल होने का फैसला इंडिया के लोगों के हाथ में होना चाहिए और अगर ये युद्ध स्वतंत्रता और लोकतंत्र के लिए लड़ा जा रहा है तो इंडिया को भी स्वतंत्रता और लोकतंत्र मिलना चाहिए। गांधी ने मांग की कि ब्रिटिश सरकार ऐलान करे कि युद्ध खत्म होने के बाद हिंदुस्तान को पूर्ण आज़ादी दे दी जाएगी। साथ ही गांधी ने ये भी मांग रखी कि अभी तुरंत सत्ता में हिस्सेदार बनाया जाए, लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा करने से मना कर दिया, जिसके बाद कांग्रेस की सभी राज्य सरकारों ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन सावरकर ने इसे एक मौके के रूप में देखा। 9 अक्टूबर 1939 को सावरकर वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो से मिलते हैं और अंग्रेजों के साथ सहयोग करने का वायदा करते हैं। सावरकर जगह जगह भाषण देकर लोगों से ब्रिटिश आर्मी में भर्ती होने की कहते हैं। अंग्रेजों के विरोध में जब कांग्रेस की सरकारों ने इस्तीफा दिया तो हिंदू महासभा ने सिंध, बंगाल और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस यानी आज के पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा स्टेट में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकारें बना ली। हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग के गठबंधन की बंगाल सरकार के हेड फजलुल हक बने, जिनके बारे में खुद सावरकर वायसराय से शिकायत कर रहे थे कि वे हिंदुओं को कुचल रहे हैं। अब उन्हीं के साथ मिलकर हिंदू महासभा ने सरकार बना ली थी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो कि हिंदू महासभा के सबसे बड़े नेता थे, वो मंत्री बनते हैं। अब सवाल उठे तो सावरकर ने कहा कि उनका उद्देश्य बदला नहीं है। हिंदुओं पर अत्याचार को रोकने के लिए वे मुस्लिम लीग की सरकारों का विरोध कर रहे थे और अब हिंदुओं पर अत्याचार रोकने के लिए ही वे मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बना रहे हैं। इंटरेस्टिंगली ये वही वक्त था जब मुस्लिम लीग भी सावरकर की तरह मुस्लिमों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान बनाने की मांग कर रही थी। इस पर भी सावरकर के बोल बदल गए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का सवाल इन राज्यों की सरकारों के दायरे से बाहर है और इस पर युद्ध खत्म होने के बाद ही बात होगी। जब सिंध राज्य की सरकार के मुस्लिम लीग और बाकी सदस्यों ने पाकिस्तान बनाने का प्रस्ताव पारित किया, तब हिंदू महासभा के मंत्रियों ने इसका विरोध करते हुए बयान जारी किया, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं किया। वे मुस्लिम लीग की सरकार में बने रहे, इस्तीफा तक नहीं दिया। इन सब हरकतों ने सावरकर के कद को कम कर दिया। सावरकर के समर्थक भी अब उनसे दूर होते जा रहे थे। इस कारण जब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल जेल गए तो हिंदू महासभा के कुछ सदस्य भी कांग्रेस के विरोध प्रदर्शनों और बैठकों में शामिल होने लगे। लॉर्ड लिनलिथगो के बाद वायसराय बने फील्ड मार्शल वॉवेल को सावरकर पसंद नहीं थे। उनका कहना था कि हिंदू महासभा के बहुत सारे सदस्य कांग्रेसी हैं और बड़े मुद्दों पर सावरकर की जगह गांधी को फॉलो करते हैं। अंग्रेज जानते थे कि अधिकतर हिंदू कांग्रेस के साथ हैं और बिना कांग्रेस को साथ लिए कोई ठोस बात नहीं हो सकती। इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर ने 13 जनवरी 1940 को अपनी रिपोर्ट में कहा कि एक पॉलिटिकल बॉडी के तौर पर हिंदू महासभा का प्रभाव बहुत कम है और इससे कुछ फायदा मिलने की उम्मीद नहीं की जा सकती। सावरकर का प्रभाव भी सिर्फ पूना और बॉम्बे प्रोविंस की कुछ जगहों तक ही सीमित है। बंगाल में हिंदू महासभा मजबूत है, लेकिन यहाँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी का पार्टी पर प्रभाव ज्यादा है और उनके कई मुद्दों पर सावरकर से मतभेद थे। इसलिए अंग्रेजों ने भी सावरकर को अब सीरियस लेना बंद कर दिया। भारत को दी जाने वाली आज़ादी और सेल्फ गवर्नेंस के मुद्दे पर चर्चा के लिए वायसराय ने जब शिमला कॉन्फ्रेंस बुलाई तो इसमें हिंदू महासभा को बुलाया तक नहीं। इसी बीच 1942 में सावरकर ने पूना में एक ट्रेनिंग कैंप में कहा कि ऐसी सीक्रेट एक्टिविटीज के लिए एक अलग संगठन बनाने की जरूरत है जो काम हिंदू महासभा खुद नहीं कर सकती। इस तरह नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे द्वारा हिंदू राष्ट्र दल बनाया जाता है। ये संगठन सावरकर की देखरेख में ही चलता था। वे इसके लोगों के साथ अकेले में बातचीत करते और उनसे हिंदू महासभा की जगह उनके यानी सावरकर के प्रति वफादार रहने को कहते थे। साल 1945 में देश में चुनाव होते हैं। सावरकर ने लोगों से कहा कि केवल हिंदू महासभा ऐसा संगठन है जो गैर हिंदू ताकतों से लड़ सकता है और अगर कोई किसी कारण से हिंदू महासभा को वोट नहीं दे पा रहा है तो वो वोट ही न डाले, लेकिन किसी भी सच्चे हिंदू को कांग्रेस को वोट नहीं देना चाहिए।
हालांकि सावरकर के ये बयान किसी काम नहीं आते। 1945 के सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव में हिंदू महासभा की खुद एक भी सीट नहीं आई, उसे केवल 3.6% वोट मिले। वहीं कांग्रेस को लगभग 60% और मुस्लिम लीग को 28% वोट मिले। वे वोटर जो मुस्लिम नहीं थे उनमें भी हिंदू महासभा को केवल 5.9% वोट मिले। वहीं कांग्रेस को 91.5% वोट आए। 1945 और 46 में हुए राज्यों के चुनावों में भी हिंदू महासभा को केवल 1.3% वोट मिले। बॉम्बे राज्य में भी उसे 2.7%, वहीं बंगाल में 1.4% वोट मिले। उसे देश भर में 1581 सीटों पर लड़ने के बाद केवल 3 सीटों पर जीत मिली। मिड 40s आते आते सावरकर का इंडियन पॉलिटिक्स में सितारा डूब चुका था। वे धीरे धीरे जितने इरेलेवेंट होते गए उतना उनकी कड़वाहट बढ़ती गई। अब महात्मा गांधी उनकी नफरत का मुख्य निशाना बन चुके थे। वे गांधी के बारे में झूठ फैलाने लगे और ऐसी बातें कहने लगे जो गांधी ने कभी कही ही नहीं थी। जैसे सावरकर ने कई बार कहा कि गांधी ने खिलाफत मूवमेंट के अली बंधुओं के साथ मिलकर अफगानिस्तान के आमिर अमनुल्लाह से सीक्रेट बातचीत की है और उन्हें इंडिया पर हमले का न्योता दिया है। सावरकर ने गांधी के लिए पागल, सनकी, अंग्रेजों का दलाल, 2 कौड़ी का चक्रवर्ती जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया और कहा कि ये विषैला सांप अपना फन फैलाए उससे पहले इसे कुचल देना चाहिए। सावरकर महात्मा गांधी के खिलाफ केवल बयान नहीं दे रहे थे बल्कि कुछ और भी कर रहे थे। 20 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिड़ला भवन जहां गांधी रुके हुए थे वहां पर एक धमाका होता है। ये धमाका मदन लाल पाहवा ने किया था और उसे तुरंत अरेस्ट कर लिया जाता है। मदन लाल पाहवा के साथ आए नाथूराम गौडसे, नारायण आप्टे, विष्णु करकरे, दिगंबर बड़गे और बड़गे का नौकर शंकर किस्तैया मौके से भाग जाते हैं। ये लोग महात्मा गांधी की हत्या के लिए आए थे। बॉम्बे के रूइया कॉलेज में प्रोफेसर रहे जगदीश चंद्र जैन को पहले से ही आशंका थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। वे हमलावर मदन लाल पाहवा को पहले से ही जानते थे। पाहवा पंजाब का शरणार्थी था और प्रोफेसर जगदीश जैन ने उसकी मदद की थी, जिसके बाद वो उन पर और भरोसा करने लगा था। इसी भरोसे के कारण पाहवा ने उन्हें महात्मा गांधी की हत्या की साजिश के बारे में बताया था। मदन लाल पाहवा ने प्रोफेसर जगदीश चंद्र जैन से कहा कि सावरकर को मेरी प्लानिंग के बारे में पता है और उन्होंने मुझे पीठ थपथपाकर आगे बढ़ने को कहा है। जब बिड़ला भवन में धमाका हुआ तो प्रोफेसर जैन को समझ आ गया कि पाहवा सच कह रहा था और वे तुरंत बॉम्बे के गृह मंत्री मोरारजी देसाई और प्रधानमंत्री बीजी खैर से जाकर मिलते हैं। तब राज्यों के मुख्यमंत्रियों को प्रधानमंत्री कहा जाता था। इस सूचना के बाद ही मोरारजी देसाई ने सावरकर के घर पर नजर रखवाना शुरू कर दिया, लेकिन ये निगरानी किसी काम नहीं आई क्योंकि 10 दिन बाद ही 30 जनवरी 1948 की शाम लगभग 5 बजे महात्मा गांधी को बिड़ला भवन में मौत के घाट उतार दिया जाता है। इस समय गांधी हर रोज होने वाली प्रार्थना सभा के लिए जा रहे थे। तब नाथूराम गौडसे ने उन्हें 3 गोलियां मार दी। गांधी जी हे राम कहते हुए जमीन पर गिर पड़े। इसके साथ ही वो बूढ़ा आदमी जिसने करोड़ों हिंदुस्तानियों को अंग्रेजों के विरोध के लिए इकट्ठा करने का काम किया, जो काम हिंदुस्तान का कोई भी नेता कभी नहीं कर सका, उस बूढ़े नेता के जीवन का अंत सावरकर के अंध समर्थक ने कर दिया। महात्मा गांधी की हत्या के तुरंत बाद ही गौडसे को अरेस्ट कर लिया गया। गौडसे के करीबी होने के कारण सावरकर पर भी अब गांधी हत्या का शक होने लगा। इसलिए अगले ही दिन सावरकर के घर की तलाशी ली गई और 5 फरवरी को उन्हें नजरबंद कर दिया गया। 22 फरवरी को सावरकर ने पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखते हुए कहा कि अगर उन्हें रिहा कर दिया जाता है तो वो सरकार को राजनीतिक और सांप्रदायिक गतिविधियों से दूर रहने का वचन देने को तैयार है। लेकिन इसके बावजूद 11 मार्च को सावरकर को अरेस्ट कर लिया जाता है। महात्मा गांधी की हत्या के मामले में कुल 9 आरोपी थे, जिनमें सावरकर को 7वें नंबर का आरोपी बनाया जाता है। इस केस में एक अन्य आरोपी दिगंबर बड़गे सरकारी गवाह बन जाते हैं। बड़गे की गवाही ने ही गांधी हत्या की साजिश में सावरकर के रोल को एक्सपोज किया था। बड़गे पुणे में रहता था और हथियार बेचने का काम करता था। बड़गे ने कोर्ट को बताया कि वो 14 जनवरी और 17 जनवरी को 2 बार नाथूराम गौडसे और नारायण आप्टे के साथ सावरकर सदन गया था। बड़गे ने कहा कि वो 1940 से हिंदू महासभा को जानता है और हर साल उसकी वार्षिक बैठक में जाता था, जहां वो हथियार और किताबें बेचता था। इसके अलावा बड़गे 1944 से ही सावरकर के बॉडीगार्ड अप्पा कासार को भी जानता था, जिसे उसने कई खंजर बेचे थे। सावरकर के सेक्रेटरी गजानन राव दामले से भी उसकी जान पहचान थी। वहीं गौडसे को वो 1941 से जानता था। बड़गे पहली बार 1944-45 में सावरकर से मिला। अपने बयान में बड़गे ने बताया कि नवंबर 1947 में उससे हथियारों की मांग की गई थी, जिन्हें बॉम्बे में
हिंदू महासभा के ऑफिस पहुंचाना था। 14 जनवरी 1948 के दिन वो एक बैग में हथियार लेकर पहुंच गया और गॉडसे और आप्टे के साथ सावरकर सदन गया, जहां आप्टे ने उसे बाहर ही इंतजार करने को कहा। बड़गे के अनुसार गॉडसे और आप्टे घर के अंदर चले गए और 5-10 मिनट बाद वापस लौट आए। इसके बाद आप्टे ने हथियारों का बैग विष्णु करकरे और मदनलाल पाहवा को दे दिया और उनसे दिल्ली जाने को कहा। जब बड़गे ने दिल्ली जाने का कारण पूछा तो आप्टे ने उसे कहा कि सावरकर ने फैसला लिया है कि गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू को खत्म करने का समय आ गया है। 17 जनवरी को बड़गे बॉम्बे में फिर से गॉडसे और आप्टे से मिला और वे दोबारा सावरकर सदन गए। आप्टे ने बड़गे से ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद कमरे में ही रुकने को कहा। इसके बाद आप्टे और गॉडसे ऊपर चले गए। इसके 5-10 मिनट बाद वे वापस सीढ़ियों से लौटकर आते हैं तो उनके पीछे पीछे सावरकर भी थे, जिन्होंने गॉडसे और आप्टे को आशीर्वाद देते हुए कहा, सफल होकर वापस लौटो। बड़गे के बयान के समर्थन में 2 और गवाह पेश किए गए। पहली थी शांताबाई मोडक नाम की एक अभिनेत्री, जिनका फिल्मी नाम था बिम्बा। वे 14 जनवरी को पूना एक्सप्रेस में गॉडसे और आप्टे से मिली थी। हुआ ये कि जब दादर रेलवे स्टेशन पर उनके भाई उन्हें लेने आए तो उन्होंने गॉडसे और आप्टे को भी साथ चलने को कहा। उनके भाई और सावरकर का घर सावरकर सदन बगल में ही थे। शांताबाई ने बताया कि उनके भाई ने सावरकर सदन के आगे जाकर कार रोकी, जिसके बाद गॉडसे और आप्टे उतरकर सावरकर सदन की तरफ चले गए। बड़गे के बयान के समर्थन में दूसरे गवाह थे टैक्सी ड्राइवर एटेप्पा कोटियन, जिन्होंने 17 जनवरी को गॉडसे और आप्टे और बड़गे को सावरकर सदन पर छोड़ा था। उन्होंने बताया कि ये सभी टैक्सी से उतरकर रोड पर स्थित दूसरे घर की तरफ गए थे और ये दूसरा घर सावरकर सदन था। इस पर सावरकर ने तर्क दिया कि सावरकर सदन जाने का मतलब उनसे मिलना नहीं है और हो सकता है कि आप्टे और गॉडसे हिंदू महासभा के अपने दोस्तों और साथियों से मिलने गए हों, जो सावरकर सदन के ग्राउंड फ्लोर पर ही रहते हैं। यहाँ बताना जरूरी है कि सावरकर सदन के ग्राउंड फ्लोर पर ही हिंदू महासभा का एक ऑफिस भी था। सावरकर ने कहा कि वे 17 जनवरी या इसके आसपास किसी भी दिन गॉडसे और आप्टे से नहीं मिले थे। उन्होंने कहा कि अगर मान भी लें कि बड़गे ने मुझे गॉडसे और आप्टे को आशीर्वाद देते हुए सुना भी था, तो इसका मतलब कुछ और भी हो सकता है। हो सकता है कि वो अग्रणी अखबार के लिए पैसे जुटाने के लिए कह रहे हों या निजाम के खिलाफ सिविल रेजिस्टेंस की कह रहे हों। बड़गे को नहीं पता था कि क्या बात हुई है। ऐसे में वो नहीं बता सकता कि मैंने किस बात पर कहा कि सफल होकर लौटो। सावरकर ने टैक्सी ड्राइवर के बयान को लेकर कहा कि ड्राइवर ने उनके घर का नाम नहीं लिया और ना ही ये बताया कि वे घर में किससे मिलने गए थे। सावरकर ने बड़गे के साथ साथ गॉडसे और आप्टे पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि बहुत सारे अपराधी अपने धार्मिक गुरुओं का सम्मान करने और उनके सिद्धांतों का पालन करने का दावा करते हैं, लेकिन क्या केवल इसके आधार पर गुरुओं को उनके अपराधों में भागीदारी माना जा सकता है? सावरकर ने गॉडसे के साथ अपने रिश्ते को लेकर भी झूठ बोला। उन्होंने कहा कि अपने काम के दौरान वे हिंदू महासभा के हजारों कार्यकर्ताओं के संपर्क में आते हैं और ऐसे ही एक कार्यकर्ता के तौर पर नाथूराम गॉडसे उनके संपर्क में आए। बाद में उनकी व्यक्तिगत जान पहचान हुई। गॉडसे के भाई गोपाल गॉडसे और मदनलाल पाहवा को लेकर सावरकर ने कहा कि मैं उन्हें नहीं जानता और मैंने उनके बारे में कुछ भी नहीं सुना है। हालांकि गांधी हत्या की जांच में ये सब झूठ पाया गया। सावरकर की मौत के बाद 1967 में छपी अपनी किताब गांधी हत्या और मैं में नाथूराम गॉडसे के भाई गोपाल गॉडसे ने बताया कि उनके भाई नाथूराम गॉडसे और सावरकर 1929 से ही एक दूसरे को जानते थे। सावरकर के बायोग्राफर धनंजय कीर लिखते हैं कि नाथूराम सावरकर के कट्टर फॉलोअर थे और उनके लेफ्टिनेंट के नाम से जाने जाते थे। राइटर्स लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियर, जिनके पास पुलिस रिकॉर्ड्स की एक्सेस थी, उन्होंने भी लिखा है कि किसी भी और नेता के पास ऐसा समर्पित अनुयायी नहीं था जैसे सावरकर के पास नाथूराम गॉडसे था। उनके अनुसार बहुत कम लोगों को सावरकर सदन की सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर सावरकर के कमरे में जाने की इजाज़त थी और नाथूराम गॉडसे और नारायण आप्टे इनमें शामिल थे। सावरकर ने नाथूराम गॉडसे और नारायण आप्टे को अग्रणी अखबार शुरू करने के लिए 15,000 रुपये भी दिए थे। इस अखबार के जरिए उन्माद फैलाया जाता था और कांग्रेस नेताओं के खिलाफ हिंसक लेख लिखे जाते थे, खासकर महात्मा गांधी के खिलाफ। अग्रणी अखबार में कहा गया कि गांधी जिन्ना को आज़ाद भारत का प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं। इस अखबार में महात्मा गांधी से आत्महत्या करने तक के लिए भी कहा गया। 3 जनवरी 1941 को अग्रणी अखबार ने गांधी, नेहरू और पटेल के बारे में लोगों से इन बाधाओं को दूर करने के लिए कहा। आगे अग्रणी अखबार का नाम हिंदू राष्ट्र हो गया, जिसके डायरेक्टर खुद सावरकर बने।
सावरकर ने अखबार की तारीफ करते हुए कहा कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए वो जो कर रहे हैं वो तारीफ योग्य है। गॉडसे से इतना करीबी संबंध होने के बाद भी सावरकर ने कोर्ट से कहा कि वे तो गॉडसे को बस एक कार्यकर्ता के तौर पर जानते हैं। सावरकर ने पूरे ट्रायल के दौरान गॉडसे के साथ जैसा व्यवहार किया उस पर भी काफी सवाल उठते हैं। दो आरोपी गोपाल गॉडसे और दत्तात्रेय सदाशिव परचुरे के वकील PL इनामदार, जो खुद सावरकर के बड़े प्रशंसक थे, वे अपने मेमोयर में लिखते हैं, पूरे ट्रायल के दौरान मैंने कभी भी सावरकर को नाथूराम से बोलना तो छोड़िए, उनकी तरफ सिर घुमाते हुए भी नहीं देखा था, जो उनके ठीक बगल में ही बैठते थे। सावरकर बाकी आरोपियों को नजरअंदाज करते हुए चुपचाप बैठे रहते थे। उन्होंने पूरे ट्रायल के दौरान मुझसे भी केवल एक बार बात की। वकील PL इनामदार लिखते हैं कि नाथूराम गॉडसे ने कई बार उनसे कहा कि वे सावरकर के इस व्यवहार से बहुत आहत हैं। नाथूराम अपनी जेल की कोठरी के एकांत में सावरकर के हाथ के स्पर्श, सहानुभूति के कुछ शब्द या कम से कम करुणा की एक दृष्टि के लिए तड़पते थे। इनामदार आगे बताते हैं कि सितंबर 1948 में सावरकर कानूनी मदद पाने के लिए उनके पास आए थे। सावरकर बार बार उनसे पूछते रहे कि क्या वे छूट जाएंगे। इनामदार लिखते हैं कि 3 घंटे के दौरान सावरकर ने उनसे नाथूराम समेत किसी भी आरोपी से जुड़े केस के बारे में एक भी सवाल नहीं पूछा। इधर पर्याप्त सबूत न मिलने के कारण अंत में सावरकर गांधी जी की हत्या के मामले में बच जाते हैं। 10 फरवरी 1949 को जज आत्माचरण ने सावरकर को बरी कर दिया। जज ने बड़गे को एक सच्चा गवाह बताया, लेकिन साथ ही कहा कि बड़गे की गवाही की अलग से पुष्टि नहीं की जा सकती, जैसा कि कानून में जरूरी होता है। इसलिए उन्हें बड़गे की गवाही के आधार पर सावरकर को दोषी ठहराना अनसेफ लग रहा है। 20 साल बाद 30 सितंबर 1969 को गांधी की हत्या की जांच के लिए बने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस जीवनलाल कपूर के कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सारे तथ्य बताते हैं कि सावरकर और उनके ग्रुप ने ही गांधी की हत्या की थी। दरअसल कपूर कमीशन के सामने ऐसे कुछ सबूत रखे गए थे जो पहले कोर्ट के सामने नहीं आ सके थे। इनमें सावरकर के सहयोगियों के बयान थे, जिन्होंने कहा कि गॉडसे और आप्टे सावरकर से मिलने आए थे। इन सहयोगियों में एक थे सावरकर के बॉडीगार्ड अप्पा रामचंद्र कासार। रामचंद्र कासार ने 4 मार्च 1948 को बॉम्बे पुलिस को दिए बयान में बताया कि 13 या 14 जनवरी को विष्णु करकरे एक पंजाबी लड़के के साथ सावरकर से मिलने गए थे। 15 या 16 जनवरी को नारायण आप्टे और नाथूराम गॉडसे रात लगभग 9:30 बजे सावरकर से मिले थे। इसके लगभग एक हफ्ते बाद 23 या 24 जनवरी को आप्टे और गॉडसे एक बार फिर सावरकर से मिले थे और उन्होंने लगभग आधा घंटा बात की थी। इसी तरह बॉम्बे पुलिस की पूछताछ में सावरकर के सेक्रेटरी रहे गजानन दामले ने भी बताया कि जनवरी 1948 के पहले हफ्ते में विष्णु करकरे और एक पंजाबी शरणार्थी सावरकर से मिलने आए थे। वहीं 20 जनवरी में आप्टे और गॉडसे देर रात को सावरकर से मिलने आए थे। जस्टिस कपूर कमीशन ने कहा कि गांधी की हत्या में जो लोग शामिल थे वो कभी न कभी सावरकर सदन पर मिले थे और सावरकर से लंबी बातचीत की थी। कमीशन ने कहा कि महात्मा गांधी पर हमले के लिए दिल्ली जाने से पहले विष्णु करकरे और मदनलाल पाहवा सावरकर से मिले थे। वहीं आप्टे और गॉडसे बम धमाके से पहले और इसके बाद और हत्या से पहले दोनों बार सावरकर से मिले और लंबी बातचीत की थी। अगर सावरकर के बॉडीगार्ड और सेक्रेटरी उस समय कोर्ट में ये बयान दे देते तो सावरकर का बचना मुश्किल था। यहाँ ये बताना जरूरी है कि गांधी की हत्या की प्लानिंग में आरएसएस पर भी सवाल उठते हैं। आरोप ये नहीं है कि आरएसएस उनकी हत्या में शामिल था, बल्कि यह है कि नाथूराम गॉडसे आरएसएस का मेंबर था और आरएसएस इससे साफ मना करता रहा है। लेकिन गोपाल गॉडसे अपनी किताब में बताते हैं कि नाथूराम आरएसएस की बातों से सहमत था और जब सांगली में इसकी शाखा खुली तो नाथूराम आरएसएस की गतिविधियों में हिस्सा लेने लगे। जल्द ही वो आरएसएस के बौद्धिक कार्यवाह के तौर पर यहाँ के एकेडमिक डिपार्टमेंट का हेड बन गया। एक इंटरव्यू में गोपाल गॉडसे ने कहा कि वे सभी भाई आरएसएस से जुड़े हुए थे और वे अपने घर की बजाय आरएसएस में बड़े हुए। यहाँ ये भी कहा जाता है कि नाथूराम पहले आरएसएस के कार्यकर्ता थे, लेकिन बाद में वे इससे निकल गए। लेकिन गोपाल गॉडसे ने इस पर कहा कि नाथूराम ने कभी भी आरएसएस को नहीं छोड़ा और उन्होंने अपने बयान में आरएसएस छोड़ने की बात सिर्फ इसलिए कही थी क्योंकि आरएसएस और आरएसएस प्रमुख गोलवलकर गांधी की हत्या के बाद बहुत मुसीबत में फंसे हुए थे। गांधी हत्या की जांच करने वाले कपूर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि आरएसएस के कई मेंबर्स हिंदू महासभा के भी मेंबर्स थे। दोनों संगठनों के करीबी संबंध थे। 1942 की एक खुफिया रिपोर्ट के अनुसार हिंदू महासभा के बड़े नेता BS मुंजे अक्सर आरएसएस के कार्यकर्ताओं से मिलते थे।
आरएसएस की स्थापना, आरएसएस और हिंदू महासभा के संबंधों पर हमने आरएसएस पर बनाई अपनी सीरीज में प्रॉपर डिटेल में बताया है। आप मेरे चैनल पर आरएसएस श्याम मीरा सिंह सर्च करके उन वीडियोज को आराम से देख सकते हैं। इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। महात्मा गांधी की हत्या के मामले में रिहा होने के बाद सावरकर आरएसएस के करीब जाने लगे। 15 जुलाई 1949 के दिन सावरकर ने आरएसएस चीफ एमएस गोलवलकर को लिखा, आपकी रिहाई पर हार्दिक बधाई। हिंदू धर्म के वीर योद्धा के रूप में संघ अमर रहे। इस बीच इंडिया और पाकिस्तान में एक दूसरे के देशों में रह रहे धार्मिक अल्पसंख्यकों को प्रोटेक्ट करने के लिए नेहरू लियाकत पैक्ट होता है, जिसका विरोध करने पर 4 अप्रैल 1950 के दिन हिंदू महासभा के बाकी नेताओं के साथ सावरकर को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। सावरकर ने एक बार फिर 26 अप्रैल 1950 के दिन बॉम्बे गवर्नमेंट को पत्र लिखकर कहा कि अगर सरकार उन्हें रिहा करती है तो वे राजनीति से दूर रहेंगे। सावरकर ने कहा कि सबको पता है कि वे वैसे भी राजनीति से संन्यास लेने के बारे में सोच रहे हैं। हालांकि बॉम्बे सरकार ने सावरकर के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट में मामला पहुंचने के बाद सरकार भी अब सावरकर की बात मानने को तैयार हो गई और सावरकर पर बॉम्बे में अपने घर में ही रहने की शर्त लगा दी। इस तरह 20 जुलाई 1950 के दिन सावरकर ने हिंदू महासभा की प्राइमरी मेंबरशिप से इस्तीफा दे दिया। मई 1952 में सावरकर ने अपने संगठन अभिनव भारत, जिसे सावरकर ने इंडिया में आर्म्ड रेवोल्यूशन के लिए बनाया था, उसे बंद करने से पहले एक कार्यक्रम किया। इस कार्यक्रम में सावरकर ने कहा कि उन्होंने हजारों देशभक्त युवाओं को दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों की सेना में भर्ती कराया ताकि जब जरूरत पड़े तो उन्हें विद्रोह के लिए इस्तेमाल किया जा सके। इसके अलावा सावरकर ने कहा कि उनके कहने पर ही सुभाष चंद्र बोस भारत से भागकर जर्मनी गए थे और 60,000 सैनिकों की सेना यानी इंडियन नेशनल आर्मी यानी आईएनए बनाई थी। सावरकर ने कहा कि 22 जून 1940 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस उनके घर उनसे मिलने आए थे और इसी मुलाकात में उन्होंने हिंदुस्तान से भागकर जर्मनी और जापान के पास बंदी हिंदुस्तानी सैनिकों के साथ सेना बनाने को कहा था। सावरकर कहते हैं कि उन्होंने सुभाष चंद्र बोस से कहा कि जब वे बंगाल की खाड़ी या बर्मा के जरिए हिंदुस्तान पर हमला करेंगे तो उनके द्वारा इंडियन आर्मी में भर्ती किए गए सैनिक उन पर गोली चलाने से मना कर देंगे और अंग्रेजों के पास फिर भारत छोड़कर जाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचेगा। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने सावरकर के साथ की मुलाकात को लेकर लिखा कि सावरकर को अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और केवल इस बारे में वे सोच रहे थे कि कैसे हिंदू ब्रिटिश इंडियन आर्मी में जाकर मिलिट्री ट्रेनिंग पा सकते हैं। बोस ने कहा कि इस मुलाकात के बाद उनका मानना था कि हिंदू महासभा से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। सुभाष चंद्र बोस का मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा जैसी सांप्रदायिक पार्टियों पर कहना था कि इनका एकमात्र उद्देश्य अपनी कम्युनिटीज का फायदा देखना है और डिवाइड एंड रूल के तहत ब्रिटिश सरकार इन पार्टियों को बढ़ावा दे रही है ताकि कांग्रेस के प्रभाव को कम किया जा सके। हिस्टोरियन लेनार्ड गॉर्डन अपनी किताब ब्रदर्स अगेंस्ट द राज में लिखते हैं कि उन्हें ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे ये संकेत भी मिले कि सुभाष चंद्र बोस की योजना सावरकर या किसी और की योजना थी। ये अकेले सुभाष चंद्र बोस की योजना थी जिन्हें कॉलेज के दिनों से ही सेना बनाने में दिलचस्पी थी। सुभाष चंद्र बोस लगभग 10 साल पहले से ही विदेशी सरकारों के संपर्क में आने की कोशिशें कर रहे थे। इसके अलावा जैसा कि सावरकर ने कहा था कि इंडियन नेशनल आर्मी के हमला करने पर ब्रिटिश इंडियन आर्मी में उनके लोग उन पर गोलियां नहीं चलाएंगे, वैसा नहीं हुआ। जिन कुछ मौकों पर दोनों का आमना सामना हुआ, भारतीय सेना ने बोस की इंडियन नेशनल आर्मी पर उसी तरह से हमला किया जैसा वो जापानी सेना पर कर रहे थे और इससे आईएनए को बहुत नुकसान हुआ। यानी सावरकर द्वारा ब्रिटिश सेना में जिन इंडियंस को भर्ती कराया गया था उनसे सुभाष चंद्र बोस को भारी नुकसान हुआ क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश सेना में भर्ती होकर सुभाष चंद्र बोस की आर्मी पर अटैक किया। दरअसल सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारी लोग सीक्रेटली काम किया करते थे। कोई भी उन्हें लेकर कुछ भी दावा कर सकता था कि मैंने उन्हें सलाह दी, मैंने उसे बताया या मैंने उसे ये कहा। सावरकर द्वारा सुभाष चंद्र बोस को गाइडेंस देने वाली बात भी ऐसा ही एक फर्जी दावा है। भारत सरकार के पब्लिकेशन डिवीजन ने सुभाष चंद्र बोस के भाषणों का एक संकलन छापा है जिसका नाम है सेलेक्टेड स्पीचेज ऑफ सुभाष चंद्र बोस। 31 अगस्त 1942 को आजाद हिंद रेडियो ने सुभाष चंद्र बोस का एक भाषण प्रसारित किया था। ये भाषण द क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में है। उस स्पीच में सुभाष चंद्र बोस कहते हैं, मैं मिस्टर जिन्ना और मिस्टर सावरकर समेत उन सभी नेताओं से आग्रह करना चाहूँगा जो अब भी ब्रिटेन के साथ समझौता करने के बारे में सोचते हैं कि कल ब्रिटिश साम्राज्य नहीं बचेगा। गांधी की हत्या सावरकर के राजनीतिक करियर में एक टर्निंग पॉइंट था। सबूतों की कमी के कारण उन्हें गांधी की हत्या की साजिश के आरोपों से बरी कर दिया जाता है, लेकिन इस घटना के बाद वे राजनीतिक तौर पर
अनटचेबल बन गए। सावरकर के राजनीतिक विरोधी उन्हें हमेशा गांधी हत्या से जोड़कर देखते रहे। इस कलंक के कारण कोई भी सावरकर के साथ खुलकर नहीं जुड़ना चाहता था, क्योंकि उससे उस व्यक्ति को बड़ा नुकसान हो सकता था। साल 1963 में सावरकर ने 6 ग्लोरियस एपॉक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री नाम से एक किताब लिखी। इसमें प्राचीन काल से इंडिया पर हुए हमलों के खिलाफ हिंदुओं की लड़ाई के बारे में बताया गया। इस किताब में सावरकर ने हिंदू धर्म की सबसे बड़ी वैल्यूज को उसकी सबसे खराब चीज बताया और उन्हें त्यागने को कहा। सावरकर ने लिखा कि जिन अपराधों और कमजोरियों की वजह से हिंदू समाज का पतन हुआ है, उनमें उसके गुड वैल्यूज सबसे ऊपर हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुओं ने इस्लाम जैसे घिनौने धर्म को टॉलरेट किया और इसे अपना एक गौरवशाली गुण माना। इस किताब में सावरकर ने उन हिंदुओं से नाराजगी जताई जो अपने दुश्मनों को माफ कर देते हैं। सावरकर का कहना था कि हिंदुओं को भी मुस्लिमों का कत्लेआम करके बदला लेना चाहिए था और इलाकों को मुस्लिम मुक्त कर देना चाहिए था, लेकिन रिलीजियस टॉलरेंस की हिंदू वैल्यू इसमें सबसे बड़ी बाधा थी। इस किताब में सावरकर ने एक जगह रेप को पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल करने की बात भी कही। सीधे सीधे नहीं, लेकिन एक सवाल के तौर पर। सावरकर ने सवाल पूछा, क्या होता अगर हिंदू राजा जो मुस्लिम राजाओं को हराते थे वो भी उनकी महिलाओं का रेप करते। सावरकर ने कल्याण के मुस्लिम गवर्नर की बहू को लौटाने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज की भी आलोचना की। ये बातें ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि सावरकर का हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व कैसा है और कैसे वो एक आम हिंदू के हिंदू धर्म से अलग था। सावरकर का हिंदुत्व दुनिया भर के अन्य धर्मों के कट्टरपंथियों की तरह ही था। अक्टूबर 1964 में नाथूराम गोडसे के भाई गोपाल गोडसे भी जेल से रिहा हो जाते हैं। इसलिए 11 नवंबर के दिन पूना में उनके सम्मान में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें मराठी अखबार केसरी के फॉर्मर एडिटर जीवी केतकर ने दावा किया कि उन्हें महात्मा गांधी की हत्या के बारे में पहले से पता था। जीवी केतकर ने कहा कि नाथूराम गोडसे उनके साथ गांधी की हत्या के फायदे और नुकसान पर चर्चा करता था। वहीं 20 जनवरी को बम धमाके के बाद दिगंबर बड़गे ने उन्हें भविष्य की योजना के बारे में बताया था। जीवी केतकर के इस बयान के बाद संसद और प्रेस में बड़ा हंगामा होता है, जिसके बाद 22 मार्च 1965 को सरकार ने महात्मा गांधी की हत्या और क्या इसके बारे में केतकर या किसी और को भी जानकारी थी, ये पता करने के लिए जस्टिस कपूर कमीशन बनाया, जिसके बारे में हमने आपको ऊपर बताया कि जिसने कहा था कि गांधी हत्या में सावरकर का हाथ था, और इस दावे के पक्ष में सावरकर के ही सेक्रेटरी और उनके बॉडीगार्ड के बयान थे। कपूर कमीशन बनने के कुछ महीने के बाद ही फरवरी 1966 में सावरकर ने खाना पानी बंद कर दिया। सावरकर ने कहा कि जिंदगी का मकसद पूरा होने के बाद व्यक्ति का खुद से मर जाना बेहतर है। इस तरह खाना पानी छोड़ने के कारण 26 फरवरी 1966 के दिन 83 साल के सावरकर की मौत हो जाती है। यहाँ एक आरोप ये भी लगता है कि सावरकर ने जस्टिस कपूर कमीशन के कारण ये रास्ता चुना, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्हें गांधी की हत्या के मामले में दोषी पाया जाएगा और उम्र के इस पड़ाव पर वो ये सब देखना नहीं चाहते थे। ये आरोप सच हैं या झूठ ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जस्टिस कपूर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में सावरकर और उनके ग्रुप को गांधी की हत्या का दोषी जरूर माना था। यही कारण है कि सावरकर अपने अंतिम दिनों में राजनीतिक तौर पर पूरी तरह से अकेले पड़ चुके थे। सावरकर को अपने हिंदूवादी संगठनों ने भी स्वीकार नहीं किया था। संघ परिवार यानी आरएसएस को भी उन्हें स्वीकार करने में काफी समय लग गया था। आरएसएस से निकली राजनीतिक पार्टी भारतीय जनसंघ ने 1951 में अपनी स्थापना से लेकर 1977 में जब उसका जनता पार्टी में विलय किया गया, तब तक भी कभी भी उन्होंने सावरकर या हिंदुत्व की बात नहीं की। साल 1980 में जब जनता पार्टी से टूटने के बाद जनसंघ के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी बनाई, तो इसको भी सावरकर को स्वीकार करने में समय लगा। बीजेपी ने अपनी स्थापना के समय अपने उद्देश्यों में गांधीवादी समाजवाद को अपनी विचारधारा के तौर पर बताया और इसमें सावरकर और हिंदुत्व पर एक भी शब्द नहीं बोला। हालांकि जब भाजपा को पहले लोकसभा चुनाव में सिर्फ 2 सीटें आईं तो भाजपा ने अपना गांधीवादी समाजवाद वाला चोला त्याग दिया। 1989 और 90 आते आते भाजपा ने पहली बार बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाने की मांग की। हालांकि अभी भी भाजपा ने सावरकर को अपना हीरो नहीं बनाया। भाजपा ने 10 साल बाद यानी साल 2000 में जाकर सावरकर को खुलकर स्वीकारना शुरू किया। आज की बीजेपी को जिस हिंदू राष्ट्रवाद पर राजनीतिक सफलता मिली है, उसके लिए सावरकर बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये सावरकर ही थे जिन्होंने हिंदुत्व की विचारधारा को जन्म दिया। साल 2014 में नरेंद्र मोदी के उदय के बाद सावरकर का महत्व और ज़्यादा तेजी से बढ़ा है। इस दौरान सावरकर को एक राष्ट्रीय नायक बनाने की कोशिश की गई है। मोदी सरकार और बीजेपी ने कई ऐतिहासिक बातों पर सावरकर का बचाव किया।
खासकर अंग्रेजों को लिखे उनके माफी पत्रों को लेकर। आज सावरकर अपनी मौत के लगभग 60 साल बाद देश की राजनीति के उतने केंद्र में हैं जितने वे अपने समय पर कभी नहीं थे। हमने सावरकर की इस कहानी को सिर्फ तथ्यात्मक कहा है, बिना अपना ओपिनियन दिए। लेकिन सावरकर की स्टोरी सुनने के बाद आप सावरकर के बारे में क्या सोचते हैं, इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी लोगों के भी कमेंट्स पढ़ें। और आखिरी में बात सुपरनोवा ऐप की। अगर नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक से अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने की शुरुआत करेंगे तो मात्र 9 रुपये में ये ऐप आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित हो सकता है। इस ऐप पर आप अंग्रेजी की अनलिमिटेड प्रैक्टिस कर सकते हैं। नमस्कार।